नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। इनमें से एक तस्वीर को तो आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये रिया अहीर की तस्वीर है। रिया ने एक बस को रोक दिया था मुंबई में। आइकॉनिक तस्वीर बन गई थी जिस बस में छात्रों और युवाओं को गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस ले जा रही थी। इस बच्ची ने अकेले रोक दिया था और उसके बाद उसका कहना है कि उसको लगातार धमकियां मिल रही हैं, रेप थ्रेट मिल रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ट्रोलिंग की जा रही है और एक यूट्यूबर ने उनके बारे में गंदे गंदे वीडियोस बनाए। अब आप दूसरी तस्वीर की तरफ चलिए जिसको आप पहचानते नहीं होंगे। ये जिनको आप देख रहे हैं ये हैं टीजी मोहनदास। ये आरएसएस के हैं, केरला के आरएसएस के हैं। उस केरला के जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत नहीं पाई, उसी केरला के जिसको माना जाता है कि वहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन आरएसएस के अंदर पढ़े लिखे लोग भी कितने गंदी मानसिकता के होते हैं वो आप टीजी मोहनदास से समझ सकते हैं। और आरएसएस के कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं हैं। आरएसएस का जो वो दिक प्रकोष्ठ होता है जो कि ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी कि आरएसएस के मेंबर्स को जो लोग ट्रेन करते हैं उसके हेड रह चुके हैं मोहनदास। और मोहनदास के कई सारे बयान सामने आए हैं। एक बयान में वो आदमी कह रहा है कि वहां पर जो लड़कियां थी अगर उनके साथ रेप भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसी लड़कियां इस चीज को पसंद करती हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में कितने टन कूड़ा भरा हुआ है। वैसे एक बार मैंने एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त ने बताया था कि जो लोग इस क्षेत्र में पूरी तरह से असफल रहते हैं, यानी कभी ढंग से फिजिकल सुख जिसको कहते हैं, शारीरिक सुख जिसको कहते हैं, जिनको मिला नहीं होता, या तो अक्षम होते हैं या कमजोर होते हैं, टिक नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में ऐसी गंदी कल्पनाएं लगातार चलती रहती हैं। तो इस आदमी के जिसकी नाती पोतों की उम्र की लड़कियां वहां पर दिखाई दे रही थी, अगर इस आदमी के दिमाग में ऐसी गंदगी भरी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के आम लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी होगी। ये ऐसे लोग हैं जिनको जेल में नहीं डालना चाहिए। इनको बाकायदा मानसिक चिकित्सालय में डालकर किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से इनका इलाज करवाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो इनके पिछवाड़े में बहुत कायदे से इलेक्ट्रिक करंट देना चाहिए ताकि इनका दिमाग जो सेंटर से घूम गया है वो लौटकर सेंटर में आए। और भी बातें कही है इस आदमी ने कहा है कि अगर मैं होता वहां पर तो मैं प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा देता, कर्फ्यू लगवा देता, 3 बार भीड़ को हटने की चेतावनी देता और उसके बाद गोली चलवाता। लोग भाग जाते, कुछ मर जाते और कुछ घायल हो जाते। 4 घंटे के भीतर हालात सामान्य हो जाते और उसके बाद लाशों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता। मैं चाहता हूं कि आरएसएस अगली बार जब कोई आंदोलन करे तो यही वाला तरीका अपनाया जाना चाहिए। हिटलर का तरीका है ये। और इनको लगता है कि जंतर मंतर पर गोली चलवा देते तो सब खत्म हो जाता। इनको शायद मुंबई नहीं दिखाई दी, इनको शायद कोलकाता दिखाई नहीं दिया, इनको देश भर का आक्रोश दिखाई नहीं दिया। अगर गोलियां चल जाती ना तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसी दिन गिर जाती। अगली जो भीड़ आती उसको जंतर मंतर नहीं, संसद भवन पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता था। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में आरएसएस का कोई भरोसा नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं तो ऐसे ही जानवरों जिनको हम नर पिशाच कहते हैं, ऐसे ही हैवानों नर पिशाचों की वजह से हम कहते हैं कि आरएसएस को किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है लोकतंत्र में। मतलब जनता विरोध करे तो उसके ऊपर गोली चलवा दो। केरला में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आरएसएस विरोध करे तो गोली चलवा दी जाए, 10 लोग मारे जाएं तब तो सीना पीटने लगेंगे। इतने नीच लोग हैं आरएसएस के। और दुर्भाग्य से हमारे सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी आरएसएस से ही ट्रेनिंग हुई है। मेन मुद्दे पर आऊं उससे पहले एक और बात। इस्तीफा देने के बाद प्रधान साहब कल संसद में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया, टोपियां पहनाई, माले पहनाए और पता नहीं क्या क्या किया। किस बात के लिए स्वागत किया? सफलतापूर्वक लगातार पेपर लीक कराने के लिए उनका स्वागत किया गया, या जिन 21-22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली उसके लिए उनका स्वागत किया गया? ये शुद्ध बेशर्मी है और कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, अगर आप बीजेपी में से बेशर्मी को खत्म कर दें, माइनस कर दें, तो बहुत थोड़ा सा कुछ बचेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार वीडियोस बना रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के आरएसएस से बयान आ रहे हैं, तीसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये गोली वोली की बात छोड़ दीजिए। सरकारें लगातार झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रदर्शन पर चलूं उससे पहले एक और जरूरी बात जो आपको बतानी जरूरी है, जो आप जानते होंगे।
जौहर यूनिवर्सिटी के मामले पर, जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का मामला जब से आया है, हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं। पूरा मामला अगर आप समझेंगे तो बड़ा मजेदार है। जिस मास्टर प्लान की पहुंच वहां तक थी ही नहीं, मास्टर प्लान को बाद में बढ़ाकर यूनिवर्सिटी में उसको शामिल करा दिया गया और कहा गया कि यह अवैध है, और उसके बाद उसको तोड़ने की बात की गई। जो सरकार एक यूनिवर्सिटी बना नहीं सकती, वो जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहती थी, जहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको आजम खान साहब ने बनवाया था। उनकी जिंदगी के ख्वाब जैसा था। अपनी जिंदगी की सारी मेहनत लगवाकर उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को बनवाया था, इसीलिए उसको तोड़ा जाना था, और उसको लेकर भी शोर शुरू हो गया था। लगातार लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे और सरकार को डर था कि यूपी के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी पर कहीं कोई बड़ा आंदोलन ना शुरू हो जाए। इसीलिए अचानक से कल आदेश आया, और उस आदेश के बाद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के उस आदेश में यह कहा गया कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये दूसरी जीत है जो लोगों को मिली है। आप जानते हैं सपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक थे। उमर दानिश अली वहां गए थे, सपा के लोग वहां गए थे, और लगातार जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मामला गर्मा रहा था। मैंने भी अपने अकाउंट पर लिखा था कि अगला मूवमेंट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर होना चाहिए। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर इनको झुकना पड़ा। और जहां तक छात्रों का मामला है, लगातार छात्रों के उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं। आपको पता है 4 दिन पहले बिहार में एनएसयूआई के लीडर हैं भाग्य भारती, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट करके बताया था कि रात को 2 बजे उनके घर सिविल ड्रेस में ढेर सारी पुलिस आ गई, घर की तलाशी ली गई, उनके फोन की तलाशी ली गई, और ये सारा कुछ हुआ। जबकि उनका कहना है कि 1 हफ्ते से वो वर्धा के सेवादान में कांग्रेस के एक प्रोग्राम में शामिल थी, और उनका इस आंदोलन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनको परेशान किया गया। इसके अलावा भी बहुत लोगों को परेशान किया गया। जुनैद के बारे में आप जानते हैं, उनको कल भी पुलिस ने उनसे पूछताछ की। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी पुलिस ने परेशान किया, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जनता का जहां दबाव आ रहा है वहां इनको झुकना पड़ रहा है। बिहार में मैंने आपको कल बताया था, काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, केसेस दर्ज किए गए थे, सब कुछ हुआ था। तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा। आयशा की नेहा जो भूख हड़ताल पर बैठी थी वो भी पटना पहुंची थी। राहुल गांधी ने भी बिहार को लेकर बयान दिया था, और इन सब के बाद ये हुआ कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि बाकायदा पोस्टर्स जारी किए गए हैं कि कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल थे। उम्मीद ये की जा रही है कि बिहार सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी और इन बच्चों के ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं लगाया जाएगा। सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया गया था, और अल्टीमेटम के भीतर बिहार सरकार ने सारे मामले वापस ले लिए। ऐसे ही आसाम के अंदर सीजेपी ने कहा था कि अगर सीजेपी में मैं आऊंगा, कई सारी अच्छी बातें उन्होंने की है। उन्होंने भी आसाम को लेकर कहा था कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वो अपना आंदोलन फिर शुरू कर देंगे। तो असम सरकार ने भी सोमवार को घोषणा की कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे तक इन मामलों में जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके खिलाफ जो मामले हैं उनको वापस लिया जाए। लग ये रहा है कि आसाम के मुख्यमंत्री के भी समझ में आ गया है कि युवाओं का आंदोलन बर्दाश्त करना आसान नहीं है, और अगर ये आंदोलन फिर से शुरू होता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। वैसे उनका एक और बयान आया था कि हमारे अपने बच्चे हमारी बातें नहीं मानते। क्या मानेंगे? जब उल्टी बातें करोगे तो आज का नया बच्चा तुम्हारी बात क्यों मानेगा? लेकिन बंगाल में अभी तक इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है। बंगाल सरकार झुकने को तैयार नहीं है। 24 जुलाई को जब प्रदर्शन हुआ था उसके बाद पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की और 16 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की बताई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा है कि हम राष्ट्र विरोधी तत्वों को बंगाल से बाहर निकाल देंगे। कहीं नहीं, आप खुद राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, आप खुद राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, आप खुद एक ऐसे संगठन के हिस्सा हैं जिसका जो पितृ संगठन कहा जाता है आरएसएस, उसके लोग ऐसी घटिया और गंदी बातें करते हैं। आप सोचिएगा, ये आदमी जिसका मैंने नाम लिया था मोहनदास, इसने जो बातें की हैं जिसको दोहराने के लिए मैं जरूरत नहीं समझता। ये गाली के ऊपर सवाल उठाएंगे, बच्चों ने गाली दी, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये 60-70 साल का बुढ़ा कहता है कि मास रेप इनका हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इतना नीच आदमी जिस संगठन में हो, और अभी तक ना मोहन भागवत ने ना आरएसएस के किसी बड़े आदमी ने इस आदमी की टिप्पणी के ऊपर कुछ कहा है, तो क्या माना जाए?
कि सब लोग इससे सहमत हैं? कम से कम मोहन भागवत सामने आके ये तो कहें कि इस आदमी ने जो कुछ कहा है वो घटिया है और आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी कल इरफान से मिलने गए। इरफान को आप सबने देखा होगा, झुग्गी झोपड़ी में स्लम में रहने वाला आदमी जो बर्फ बेचकर गुजारा करता है। पढ़ा लिखा बंदा, जिस तरह से संविधान की उद्देशिका को उसने पढ़ा है, आंखें भर गई। वो वही पढ़ सकता है जिसके सीने में संविधान रहता हो। वो वही पढ़ सकता है जो अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता हो। वायरल हो गया, तमाम सारे चैनलों पर गया। मेरा उसके साथ, मैं चाहता हूं कि मुलाकात हो तो एक लंबी बात करूं उसके साथ, उसके भविष्य के बारे में भी सोचूं कि देखूं क्या कर सकता हूं मैं, क्या मदद कर सकता हूं। वो बाद की बातें देखा जाएगा। लेकिन कल राहुल गांधी जिस तरह से इरफान के घर गए हैं, वो दृश्य देखकर लगता है कि विपक्ष के नेता को ऐसा ही होना चाहिए। कल एक तस्वीर मैंने देखी थी, शिवराज सिंह चौहान ने खुद पोस्ट की थी, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के कई टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूर एक मोर दिखाई दे रहा है, आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है। और ऐसी तस्वीरों को देखकर लगता है कि दुनिया में कोई दुख है ही नहीं, भारत में कहीं गरीबी, कहीं परेशानी है ही नहीं। मैंने ट्विटर पर सवाल पूछा था कि एक तरफ एक औरत जिसके घर में राशन नहीं है, वो अपनी बहन के यहाँ राशन मांगने जाती है और इस बीच में उसके पति की भूख से मौत हो जाती है। एक तरफ इरफान का घर है जहां एक कमरा है, जहां बेड लगा हुआ है, कुर्सी का इंतजाम किया जाता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी आए हैं तो कम से कम उनको कुर्सी पर बिठा दिया जाए। एक तरफ इतनी गरीबी के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे सारे नेता, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। हमारे जज बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लाखों रुपए जिनके मेंटेनेंस पे महीनों के खर्च हो जाते हैं। ये क्यों है? क्यों एक मंत्री को इतना बड़ा बंगला चाहिए? क्यों वो 4 BHK 3 BHK के फ्लैट में नहीं रह सकते? क्यों एक जज को इतना बड़ा बंगला चाहिए? क्यों एक रिटायर्ड आदमी ऑफिसर को इतना बड़ा बंगला चाहिए? क्यों हजारों करोड़ के बंगले चाहिए इन लोगों को, जब देश की बड़ी आबादी 1-1.5 कमरे में किसी तरह से रहने के लिए मजबूर है? और ये बात तब समझ में आएगी जब आप उनके बीच जाएंगे। राहुल गांधी गए कल इरफान के यहाँ, जितनी सहजता से बैठे, ना वहां एसी होगा, हो सकता है कूलर भी ना हो। दिल्ली में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उमस है, उसमें जब मैंने राहुल गांधी को इरफान के घर देखा तो मेरी नजर इसी पर थी कि इनको कितनी परेशानी होगी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पूरे वीडियो में कहीं भी राहुल गांधी गर्मी से परेशान नहीं थे, सहज थे बिल्कुल, जैसे कोई पड़ोसी आकर बैठ गया हो, जैसे कोई भाई आकर बैठ गया हो, जैसे कोई दोस्त आकर बैठ गया। कोई नाटक नहीं था कि थाली लग रही है, खाना लग रहा है, उसी थाली में खा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ये सब कुछ तमाशा नहीं था। हमने देखा है हमारे कई मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो स्पेशली एसी लग जाती है उनके लिए कि बेचारे 1 घंटे भी बिना एसी के कैसे रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल वैसे ही गए जैसा मैंने बताया, जैसे कोई भाई अपने भाई के घर जाता है। राहुल गांधी के जाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ना केवल इरफान को एक हिम्मत मिली होगी, बल्कि आगे उसके भविष्य के लिए भी राहुल गांधी जरूर सोचेंगे और बेहतर रोजगार के बारे में भी सोचेंगे। मुझे ऐसा लगता है आगे क्या होता है वो तो हम देखेंगे। रील बनाने से आप युवाओं से नहीं जुड़ेंगे, वीडियो बनाकर युवाओं से नहीं जुड़ेंगे। देश की जनता से जुड़ने के लिए देश की जनता के दर्द का आपके सीने में होना बहुत जरूरी है, उसको महसूस करना जरूरी है। और यही फर्क हो जाता है, यही फर्क हो जाता है जब दिखावे के लिए 26 कैमरा लेकर आप जाते हैं, नई थाली में 2 रोटी खाते हैं, 2 पूड़ियां खाते हैं और उठ के चल देते हैं। और दूसरी तरफ जब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप किसी के घर पहुंचते हैं और उससे बात करते हैं। और यही वजह है, चाहे कोई भी आरोप लगाए, लेकिन राहुल गांधी से उम्मीदें दिखती हैं, उम्मीदें जगती हैं कि अगर वो सत्ता में आए देश के, तो हालात शायद बदलेंगे, शायद लोगों की प्रॉब्लम्स को और सेंसिटिविटी से सुना जाएगा। नहीं सुना जाएगा तो तब भी सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन आज जो लगता है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और बड़ी बात यह है कि सरकार को, चाहे वो प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर हो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले पर झुकना पड़ा, प्रदर्शनकारियों से आरोप वापस लेने पर झुकना पड़ रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी पर झुकना पड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस देश की जनता ने सरकार को झुकाना सीख लिया है। और जिस देश की जनता सरकार को झुकाना सीख ले,
ये समझिए कि वहां से लोकतंत्र को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसीलिए तमाम हम लोग तो 2014 के बाद से लगातार ये बातें करते ही आ रहे हैं। थोड़ी हिम्मत मिलती है कि हमारी मेहनत जाया नहीं हुई। अभी भी इस देश की जनता को लोकतंत्र की फिक्र है, अभी भी इस देश की जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता है, और इसीलिए लगता है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए लगता है कि आरएसएस के ऐसे गलीज जो नेता हैं, जिनका अब मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे लोगों की मंशा कभी सफल नहीं होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।